हेलो फ्रेंड, इन्फॉर्मेशन तक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो एक क्यूटो से चालू करते हैं। तो क्यूटो है, ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं, तो कैसे कह दूँ हार गया मैं। तो दोस्तों, हमने जो 15 क्वेश्चन का सीरीज चालू किया था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रेलवे और एसएससी में पूछा गया है। और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हेल्प करें और सपोर्ट करके सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज में। तो पहला क्वेश्चन है, क्रिप्टन सीआर की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा 2, 8, 18 और 8। तो चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि आपको पता होगा क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या 36 होता है और क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है। और कक्षा जो है KLMN एक कक्षा है। KLM पहला के जो है पहला कक्षा है, L दूसरा, M तीसरा और N चौथा कक्षा है। और आपको ये भी पता होगा कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² से निकालते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो पहला कक्षा में अगर हम इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालें तो 2n² n की जगह पे 1 हो जाएगा और 2 × 1 = 2, मतलब पहला कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा कक्षा में अगर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम अगर निकालें तो n की जगह पे 2 होगा और 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8। तो दूसरा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है तीसरा कक्षा। तीसरा कक्षा में n की जगह पे 3 होगा और तीसरा कक्षा में उसी तरह अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होगी। और चौथा कक्षा की बात करें तो चौथा कक्षा पे n की जगह 4 होगा और उसी तरह चौथा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 होगी। तो दोस्तों, अगर हम 2, 8, 18 को जोड़ते हैं तो 28 उठता है और हमको पता है क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है। 36 में से 28 गया तो 8 बचा। तो लास्ट सेल में जो है सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, लेकिन हाँ, उसकी अधिकतम क्षमता जो है 32 रहेगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम उससे पहले आपको दोस्त बता दें कि अगर हम उपकक्षा के आधार पर अगर क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो आप आर्गन को लिख सकते हैं। आर्गन आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10, 4s2 और 4p6। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, स्वाद का पता लगाने वाले अभिग्राहक को क्या कहते हैं। तो उत्तर होगा रसवेदी अभिग्राहक। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, अभिग्राहक पहले जानते हैं ये अभिग्राहक होते क्या है। तो अभिग्राहक जो है वे अंग या कोशिका होती है जो प्रकाश, उष्मा या बाहरी उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देती है और संवेदी तंत्रिका को संकेत प्रेषित करते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक स्वाद अभिग्राहक है। तो आपको पता चल गया होगा कि अभिग्राहक क्या होता है। अभिग्राहक एक संवेदनशील अंग है या कोशिका कह सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट का मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों, आपने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नाम तो सुना ही होगा। ये आइजैक न्यूटन द्वारा दिया गया था। और अगर हम इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखें तो ये देख सकते हैं, आपको ये पता होगा F बराबर m1 × m2/r²। तो F को पता ही होगा, F है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ m जो है m द्रव्यमान है, m1 एक पिंड का द्रव्यमान, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान और r जो है दोनों पिंड के बीच का दूरी है। और g यहाँ आपको दिख रहा होगा, g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका ऊपर क्वेश्चन में बात किया गया है। और g का वैल्यू का बात करें तो g का वैल्यू होता है 6.67408 और 408 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। और यहाँ 408 10⁻⁻11 है। ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत हो जाता है, इसलिए ऐसे आ जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, किस प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो उत्तर होगा ग्लेवेनाइजेशन, जिसको हिंदी में हम जस्तीकरण कहते हैं। तो चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन है, तो जस्तीकरण एक धातु में जस्ता की सुरक्षात्मक परत लगाने की प्रक्रिया है। यह लोहे की जंग को रोकने की एक बहुत ही सामान्य विधि है। यह धातु को संरक्षित करने के लिए गर्म पिघला हुआ जस्ता में डुबाकर या विद्युत लेपन की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो आप समझ लीजिए जस्तीकरण क्या है। जस्तीकरण एक प्रक्रिया है जिससे लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ऊपर उठाए गए हथौड़ा के पास कौन सी ऊर्जा होती है। तो उत्तर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। तो अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है, जब एक हथौड़ा को उठाया जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है क्योंकि ज़मीनी स्तर से ऊपर उसकी ऊंचाई का गुण बदल जाता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है, जहाँ h क्या है, हाइट। मतलब अगर हम किसी हथौड़ा को उठाते हैं तो उठाने में वो कुछ दूरी पे तो गया होगा, कुछ हाइट तो होगा, तो उसी के कारण जो हाइट बदलता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जब हम पीरियोडिक टेबल के समूह मतलब ग्रुप में नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या क्या होती है। तो उत्तर होगा बढ़ जाती है। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है कि समूह में अगर हम नीचे जाते हैं, समूह में नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे हम समूह में नीचे जाते हैं तो नए गोले जुड़ते जाते हैं। नए गोले का मतलब सेल, सेल उसमें कक्षा जुड़ता जाता है। ये सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी को बढ़ाता है ताकि परमाणु चार्ज में वृद्धि के बावजूद परमाणु आकार में वृद्धि हो। तो दोस्तों, आपने इसको समझ लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन है कि मुंह के कितना पीएच पर दांतों का सड़न शुरू हो जाता है। तो दोस्तों पीएच आप सुने होंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कितनी शक्ति। तो इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, मुंह के पीएच का मान अगर 5.5 से कम होने पर दांत का क्षय आरंभ हो जाता है। इनामेल मतलब इनामेल जो है दांत पे एक परत होता है जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो आप उत्तर कीजिएगा इनामेल। हाँ, और उसके बाद कह रहा है कि यह इनामेल जो है जल में नहीं घुलता है, किंतु मुंह का पीएच अगर 5.5 से कम होने पर यह संचारित हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। क्या कह रहा है, सेल्सियस में बताया गया 78 डिग्री है, तो केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा, तो उत्तर होगा 351 केल्विन। तो इसका हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, यदि एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में इसका तापमान 78 प्लस 273 बराबर 351 केल्विन होगा। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, अगर हम सेंटीग्रेड मतलब सेल्सियस से केल्विन में बदलते हैं तो सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में दिखता है, तो इसका कारण क्या है। तो दोस्तों इसका कारण है पार्श्व वितक्रमण। तो चलिए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, पार्श्व परिवर्तन वह घटना है, या पार्श्व वितक्रमण भी बोल सकते हैं, वह घटना है जिसमें हम उल्टी छवि देखते हैं, अर्थात बाएं से दाएं और इसके विपरीत दिखाई देते हैं। यानी विपरीत दिखाई देंगे मतलब बाएं से दाएं तो दाएं से बाएं भी। यदि हम बाएं हाथ में कलम रखने वाली व्यक्ति दाहिने हाथ में कलम पकड़ता दिखाई देता है तो यह घटना पार्श्व परिवर्तन के कारण होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो उत्तर होगा 3। तो चलिए थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु मौजूद होते हैं। ओजोन को हम ट्राई ऑक्सीजन के रूप में भी प्रसिद्ध, ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है। ओजोन को ट्राई ऑक्सीजन भी कहते हैं, आप O3 देख लेंगे, इसमें 3 ऑक्सीजन है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो क्या होता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका कि किरण अविलंब से दूर हो जाती है और दूर दिशा में मुड़ती है। सघन से क्या कह रहा है, सघन से ये अविलंब हुआ और सघन से विरल में जाएगा, तो अगर इधर से आएगा तो ये अविलंब से दूर हो जाएगा, अविलंब से दूर मुड़ेगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम तक जाती है तो यह अविलंब से दूर झुक जाती है और गति भी बढ़ती है। ये भी देख लीजिए आपको, यह एक और चीज़ है कि एक तो अविलंब से दूर झुकती है और गति भी बढ़ जाती है। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन से विरल माध्यम में गिरती है तो अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होगा, क्योंकि प्रकाश किरण अविलंब से दूर झुक जाती है। तो चलिए आप समझ लिए होंगे ये क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो अगला क्वेश्चन है, जब संकुचित सिल्की को छोड़ा जाता है, संकुचित सिल्की आप बोल सकते हैं एक सिकुड़ा हुआ रबर या फिर स्प्रिंग बोल सकते हैं, कि अगर कोई सिकुड़ा हुआ रबर को और खींच के अगर छोड़ते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है, प्लाज्मोडियम किस विधि द्वारा उत्पन्न होता है, तो उत्तर होगा बहुविखंडन। तो दोस्तों इसके बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं। प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम मलेरिया एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है, तो उत्तर होगा नाइट्रोजन गैस। तो चलिए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि एयर टाइट कंटेनर में भोजन रखने से ऑक्सीजन प्रक्रिया को धीमा करने में मदद मिलती है। आमतौर पर कारीगर द्वारा चिप्स के फ्लक्स बैग को नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस से भर दिया। नाइट्रोजन एक क्या है, अक्रिय गैस है जो रिएक्ट नहीं करता है दूसरे से, बहुत कम मतलब रिएक्ट नहीं करता है, भर दिया जाता है, जो चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाता है। तो दोस्तों आप अगर इससे पिछले क्लास का भी अगर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी आपको बताया गया था कि किसी भी खाद्य पदार्थ का जो है उसमें तेल और वसा के ऑक्सीकृत होने से वह बदबू करने लगता है। तो उसी को ऑक्सीकृत से रोकने के लिए नाइट्रोजन यहाँ मिलाया जाता है, जिससे ऑक्सीकृत ना हो और वो बदबू ना करे और ज़्यादा दिन तक टिके। तो चलिए आपने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा का रूप नहीं है, तो उत्तर होगा रासायनिक ऊर्जा। तो थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारी पेशियों में संचित रासायनिक ऊर्जा, जैसे कि हमारे शरीर में एनर्जी कैसे फॉर्म होता है, रासायनिक ऊर्जा ही है, क्योंकि हम भोजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, श्वसन होता है, मतलब केमिकल फॉर्मेशन से ही, मतलब केमिकल रिएक्शन से ही हमें एनर्जी मिलता है। और उसके बाद जो है हम अगर पैडल साइकिल में पैडल देते हैं तो हम अपना यांत्रिक ऊर्जा लगाते हैं, और यांत्रिक ऊर्जा जो है रूपांतरित हो जाती है, फिर इस ऊर्जा को साइकिल के चक्कों में गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और अगर यांत्रिक ऊर्जा लगाते हैं तो साइकिल का पहिया घूमता है और वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो चलिए हमने आज 15 क्वेश्चन देख लिया और इसका थोड़ा सा आज हमने एक नया एक्सप्लेनेशन भी डाला है। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, ताकि और मतलब मेहनत करें और अच्छा अच्छा वीडियो बनाए। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।